हाय फ्रेंड्स, लर्न विथ मी पर पुनः आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग क्लास 12th बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक के पोएट्री सेक्शन का 6th पोम द शोल्जर के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स प्लस बिहार एसटीटी के कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिशियल है, साथ ही अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। दोस्तों, यह पोम द शोल्जर मोस्ट फेमस है, मोस्ट एंथोलॉजाइज्ड है और यह एक वॉर पोम है, एक सोनेट है जो रॉबर्ट ब्रूक साहब के द्वारा लिखा गया है, कंपोज किया गया है। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर में मौजूद ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोम द सोल्जर विच इज अ पैट्रियोटिक पोम हैज़ बीन रिटन बाय। पोम जो आपके बुक में प्रिस्क्राइब्ड है, द शोल्जर, एक पैट्रियोटिक पोम है, एक देशभक्ति कविता है और लिखा गया है रॉबर्ट ब्रूक साहब के द्वारा। तो एक का ऑप्शन ए करेक्ट है, रॉबर्ट ब्रूक। ठीक है, तो द सोल्जर एक कविता का नाम है, लिखा गया है रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा। कैसी कविता है? तो पैट्रियोटिक पोम है, देशभक्ति कविता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जॉन डन, सी ऑप्शन जॉन किट्स और डी विलियम वर्ड्सवर्थ। दीज आर ऑल इनकरेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन एक का ए रॉबर्ट ब्रूक होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पोम इज़ द शोल्जर। किस प्रकार की कविता है शोल्जर? तो ए बी सी डी ऑप्शंस निम्न है, लिरिकल, पैट्रियोटिक, लव, डिडेक्टिक। किस प्रकार की कविता है? लिरिकल है या पैट्रियोटिक है या लव है या डिडेक्टिक है? लिरिकल मतलब होता है काव्यात्मक, पैट्रियोटिक मीन्स देशभक्ति, लव प्रेम, डिडेक्टिक शिक्षाप्रद। तो चारों ऑप्शंस में आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। द शोल्जर एक पैट्रियोटिक पोम है, इसका चर्चा फर्स्ट क्वेश्चन में किया जा चुका है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा दो का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बी ऑप्शन है पैट्रियोटिक, यानी द शोल्जर एक पैट्रियोटिक पोम है, न कि लिरिकल पोम, न कि लव पोम, न कि डिडेक्टिक पोम। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द पोम द शोल्जर गिव्स ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डैश। द शोल्जर कविता में कॉन्स्पिरेसी का या ट्रेचरी का या मेलनकोली का या पेट्रियोटिज्म का स्ट्रॉन्ग सेंस है, यानी इस कविता में क्या कवि एग्जिबिट किए, कौन सा सेंस जो है वह प्रदर्शित किए। कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र का, ट्रेचरी धोखा का, मेलनकोली गहरी उदासी का, पेट्रियोटिज्म देशभक्ति का। तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी पेट्रियोटिज्म। ठीक है, इस कविता में पेट्रियोटिज्म के ऊपर फोकस किया गया है, स्ट्रॉन्ग सेंस एक्सप्रेस किया गया है। तो आपका आंसर ए कॉन्स्पिरेसी, बी ट्रेचरी, सी मेलनकोली,
इनकरेक्ट ऑप्शंस है और पेट्रियोटिज्म करेक्ट। तो 3 का डी आपका होगा पेट्रियोटिज्म। उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन है, द पोइट एक्सप्रेसेस हिज डैश टू इंग्लैंड। पोइट इंग्लैंड के प्रति क्या एक्सप्रेस किए? इंडेटेडनेस मतलब ऋणग्रस्तता, या एहसानमंदी, या कृतज्ञता। इंग्लिश में से ग्रेटफुलनेस भी कर सकते हैं। बी जेंटलमैनलीनेस भद्रता, सी रूडनेस उदंडता, डी ग्रेटनेस महानता। तो पोइट जो है द सोल्जर कविता में इंग्लैंड के प्रति इंडेटेडनेस को एक्सप्रेस किए, मतलब इंग्लैंड के प्रति ग्रेटफुलनेस की भावना, ग्रेटिट्यूड की भावना की अभिव्यक्ति किए। तो 4 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंडेटेडनेस। 5 नंबर क्वेश्चन है, द सोल्जर इज अ डैश पोम कंपोज्ड इन डैश। सोल्जर किस टाइप का पोम है और उसका कंपोजिशन डेट क्या है, कंपोज कब किया गया? तो ऑप्शन ए बी सी डी इस प्रकार है, लव 1911, ह्यूमरस 1912, नेचर 1913, वॉर 1914। तो देखिए सोल्जर एक वॉर पोम है, वॉर पोम है, युद्ध से संबंधित कविता है और इसका कंपोजिशन डेट है 1914, यानी इसको कंपोज किया गया 1914 में। ठीक है, किसके द्वारा? तो रपर्ट ब्रूक साहब के द्वारा। तो 5 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वॉर 1914। 6th नंबर क्वेश्चन है, ब्रूक इज़ रिमेंबर्ड एज अ डैश पोइट। ब्रूक को किस तरह के पोइट के रूप में याद किया जाता है? ए लव, बी मेटाफिजिकल, सी वॉर, डी रोमांटिक। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, यानी 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी वॉर करेक्ट होगा। यानी ब्रूक साहब को वॉर पोइट के रूप में याद किया जाता है। ठीक है, तो लव पोइट गलत, मेटाफिजिकल पोइट गलत, रोमांटिक पोइट गलत। मेटाफिजिकल पोइट जैसे जॉन डन को कहा जाता है, रोमांटिक पोइट में जॉन किट्स आते हैं। तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, वॉर पोइट के रूप में रिमेंबर्ड किए जाते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है, टू विच कंट्री रपर्ट ब्रूक बिलोंग्स टू। किस कंट्री से रपर्ट ब्रूक बिलोंग करते हैं, उसका मतलब इनका संबंध है? तो फ्रांस, इंडिया, जापान, इंग्लैंड। ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है ना, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनका जन्म रग्बी में हुआ था, वारविकशायर सिटी में हुआ था जो कि इंग्लैंड में था। तो 7 का डी आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, द लाइफ स्पैन ऑफ रपर्ट ब्रूक इज डैश। अब लाइफ स्पैन क्या है, जीवन अवधि क्या है रपर्ट ब्रूक साहब का, अर्थात जन्म कब लिए, मृत्यु को कब प्राप्त हुए? तो ऑप्शन ए बी सी डी है, 1887 से 1915, 1891 से 1919, 1889 से 1917 और 1893 से 1921। तो आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 1887 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1950 में हुआ था, 1915 में हुआ था। ठीक है, लगभग 27 ईयर्स इस पृथ्वी पर जीवित रहे। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रूक्स रिप्यूटेशन chiefly rests on dash sonnets, of which the soldier is undoubtedly the best and the most anthologized. ब्रूक्स का रिप्यूटेशन जो है वह रेस्ट ऑन करता है, पर निर्भर है, किस पर निर्भर है? तो उनके द्वारा रचित 5 सोनेट्स पर, यानी वे जो 5 सोनेट्स लिखें विथ फुल डिवोशन, तो यह काफ़ी प्रशंसनीय रहा। और इन्हीं 5 सोनेट्स के बदौलत
आज पूरे विश्व इसे जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर। 5 सोनेट्स, कितने सोनेट्स लिखे? 5 सोनेट्स लिखे। ठीक है ना। इनका नाम हम बताते हैं, इनके द्वारा जो रचा गया है 5 सोनेट्स। पहला पीस, दूसरा सेफ्टी, तीसरा द डेथ पार्ट 1, और 4th नंबर द डेथ पार्ट 2, और एक है द सोल्जर। तो 5 ये सोनेट्स है, वॉर पोम्स है। ठीक है, और इसी 5 सोनेट्स के बल पर उसे वर्ल्डली रिकॉग्निशन मिला, रिप्यूटेशन मिला। ठीक है ना। और फिर कहा जा रहा है कि ऑफ विच द सोल्जर इज़ अनडाउटेडली द बेस्ट। और इन 5 कविताओं में, सोनेट्स में, द सोल्जर बेशक, अनडाउटेडली मतलब बेशक या निसंदेह सबसे अच्छा है और सबसे एंथोलॉजाइज्ड है। मतलब बहुत सारे बोर्ड्स में, बहुत सारे पब्लिशर्स के बुक्स में इस कविता को संकलित किया गया है, एंथोलॉजाइज किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी 5 हो जाएगा, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रूक डाइड ऑफ डैश ऑन अप्रैल 23, 1915 ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमनोस इन द एशियन ऑन हिज वे टू अ बैटल एट गैलीपोली। देखिए थोड़ा बढ़िया से इसको, ब्रूक साहब याद रखिएगा कि इनका मृत्यु सेप्सिस से हुआ था, SEPSIS, सेप्सिस से हुआ था। ठीक है ना। और देखिए ऑप्शन में क्या है? कैंसर, एड्स, कोरोना, सेप्टिकेमिया। तो कोरोना तो आजकल प्रिवेलेंट डिजीज़ जो है का रूप धारण किया है। तो ब्रूक साहब न तो कैंसर से मरे, न तो एड्स से मरे, ब्रूक साहब सेप्टिकेमिया के बदौलत मरे। सेप्टिकेमिया, इसे क्या पढ़ेंगे? सेप्टिकेमिया, जिसे सेप्सिस कहा जाता है। अब देखिए सेप्सिस मीन्स ब्लड पॉइजनिंग, रक्त विषाक्तता। ठीक है। अब देखिए ऑन अप्रैल 23 अप्रैल को 1915 को, ठीक है ना, कहाँ? तो जब वे सैनिकों के साथ गैलीपोली या गैलीपोली कैंपेन में शरीक होने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में ही, चूँकि वे जंगल से होकर के जा रहे थे, तो उसी दरमियान, जाने के ही दरमियान, उसे एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने बाइट किया, जिसके बदौलत उनके ब्लड पॉइजनस हो गए और पॉइजनिंग के कारण वे मर गए। तो याद रखिएगा इन शॉर्ट कि उन्हें एक पॉइजनस इंसेक्ट बाइट किया और बाइटिंग के परिणाम स्वरूप उनके रक्त में विषाक्तता उत्पन्न हुई, ब्लड पॉइजनिंग हुआ, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ? तो एजियन सी के लेमनोस आइलैंड पर, एजियन सी के लेमनोस आइलैंड पर। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि रपर्ट ब्रूक हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड बाय डैश। अब देखिए ब्रूक साहब बहुत ही हैंडसम थे और उनके विषय में आयरिश पोइट W.B. येट्स ने कहा सबसे सुंदर, यानी इंग्लैंड का सबसे सुंदर नौजवान। ठीक है,
यानी W.B. इट्स जो कि एक आयरिश पोइट हैं ने रपट ब्रुक साहब को या के बारे में कहे कि इंग्लैंड का सबसे सुंदर नवयुवक। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कहा रपट ब्रुक के विषय में कि द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। तो याद रखिएगा W.B. इट्स। तो आपका P. जॉन किट्स, C. T.S. इलियट, D. थॉमस किड, ये तीनों ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, द एज एंड बिलोंगिंग पीरियड ऑफ रपट ब्रुक इज़ दैट ऑफ द डैश। अब रपट ब्रुक जिस एज से बिलोंग करते हैं या उनका जो बिलोंगिंग पीरियड है वह है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। यानी रपट ब्रुक साहब का संबंध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से स्टार्ट हुआ 1918 तक चला, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये तो गलत है ऑप्शन, फिर भी यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हुआ और 1945 में बंद हुआ। इंडो पाक वॉर, इंडो पाक मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध 1971 में हुआ था। इंडो चाइनीज़ वॉर मतलब इंडिया और चाइना के बीच हुआ था 1962 में। तो तीनों ऑप्शंस इनकरेक्ट है। और याद रखिएगा कि रपट ब्रुक जो हैं वे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बिलोंग करते हैं, चूँकि वे यूनाइटेड किंगडम के नेवी में इनलिस्टेड थे, में भर्ती हुए थे एक सोल्जर के रूप में। ठीक है, अब 13 नंबर क्वेश्चन, आइडियलिस्टिक पेट्रियटिज्म इज द एसेंस ऑफ डैश। किस कविता का सार तत्व आइडियलिस्टिक पेट्रियटिज्म है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड एपिटाफ, द सोल्जर, द मिस्ट्री कैट। तो ABCD में ऑप्शन C आपका करेक्ट है। 13 नंबर का C ऑप्शन, द सोल्जर। द सोल्जर कविता में आदर्शवादी देशभक्ति का सार तत्व मिलता है, क्विंट एसेंस मिलता है। ठीक है, एसेंस, क्विंट एसेंस या एसेंस का ये दोनों सेम है, सार तत्व। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, रपट ब्रुक प्रेजेस इंग्लैंड इन द गाइज ऑफ एन डैश। रपट ब्रुक इंग्लैंड के विषय में अप्रिसिएशन किए। ठीक है, अप्रिसिएट किए, प्रेज किए, किस रूप में? इन द गाइज ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर, मतलब इंग्लैंड के एक सोल्जर, एक सैनिक के वेश में, के रूप में। यहाँ पर देखिए फ्रेज है इन द गाइज ऑफ, इन द गाइज ऑफ मतलब के वेश में। ठीक है, इंग्लिश सोल्जर के वेश में इंग्लैंड को वह क्या किया? प्रीज किया, एप्रिसिएट किया। ठीक है, किस कविता में? तो द सोल्जर कविता में। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा B इंग्लिश। ठीक है, तो ACD फ्रेंच, अमेरिकन, रशियन, तीनों ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, द इमेजेस एंड प्रेजेस ऑफ डैश रन थ्रू बोथ स्टांजाज। अब देखिए 2 स्टांजाज है द सोल्जर का। फर्स्ट जो 8 लाइन्स है उसे ऑक्टेव कहते हैं, और नीचे वाला जो पार्ट है 6 लाइन्स का उसे सेस्टेट कहते हैं। ठीक है ना, तो दोनों में, ऑक्टेव में और सेस्टेट में, दोनों स्टांजाज में कवि रपट ब्रुक साहब वह इंग्लैंड के इमेजेस को, इंग्लैंड के इमेजरीज को इंडिकेट किए और साथ ही साथ उनका प्रशंसा भी किए, दोनों स्टांजाज में। तो आपका आंसर हो जाएगा C इंग्लैंड। तो ABD फिनलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड गलत ऑप्शंस हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, रपट ब्रुक वॉज अ पोइट हैज़ डिस्क्राइब्ड हिज ओन फीलिंग्स एंड अल्टीमेट डिज़ायर बिकॉज। रपट ब्रुक एक कवि हैं
उन्होंने अपने कविता में अपना जो इंटरनल फीलिंग्स है उसे जाहिर किए। अल्टीमेट डिज़ायर, अपना अंतिम इच्छा जाहिर किए। बिकॉज, क्योंकि वे एक सोल्जर थे, वे एक सोल्जर थे, तो ही वॉज अ सोल्जर हिमसेल्फ। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी सी डी ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, इन वॉट वे डज द पोइट कंसिडर हिमसेल्फ कनेक्टेड टू हिज कंट्री? किस रूप में पोइट अपने कंट्री इंग्लैंड से कनेक्टेड मानता है? तो ए बी फिजिकली, बी मेंटली, सी बोथ एंड बी, और डी नन ऑफ दिस। यानी कवि रॉबर्ट ब्रुक साहब अपने कंट्री से अटैच्ड हैं, कनेक्टेड हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। ठीक है, यानी शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो आपका 17 नंबर का सी ऑप्शन ए एंड बी बोथ हो जाएगा करेक्ट। 18 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स द पोइट यूजेस द वर्ड इंग्लैंड इन द पोम द सोल्जर? कितने टाइम इंग्लैंड का प्रयोग किया गया इस कविता में? तो याद रखिएगा 4 टाइम्स। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। लेकिन अगर कहा जाए कि इंग्लिश शब्द का प्रयोग कितने बार किए, तो इंग्लिश शब्द का प्रयोग 2 बार किए, 2 टाइम्स। ठीक है ना। अगर बोला जाए कि इंग्लैंड और इंग्लिश दोनों मिला करके इस पोम में कितने बार इसका यूसेज किया गया, तो आंसर हो जाएगा 6 टाइम्स डी। ठीक है ना, 6 टाइम्स आंसर हो जाएगा क्या? डी 6। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन किया जा रहा है कि इंग्लैंड का प्रयोग कितने बार हुआ, तो सी ऑप्शन 4 टाइम्स। 19 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड इंग्लैंड गिव टू द पोइट? अब देखिए, पोइट को इंग्लैंड ने क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड किया है। तो ए इंग्लिश एयर टू ब्रीथ, बी फ्लावर्स टू लव, सी वेज टू रोम, डी ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव आपका करेक्ट आंसर। यानी जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में का ही वह निवासी है। ठीक है, इनहेबिटेंट्स है, और वही उसी इंग्लिश एयर में ब्रीद लिए, मतलब सांसें लिए। ठीक है ना। फ्लावर्स टू लव, वहीं के फूलों से प्रेम प्राप्त किए। वेज टू रोम, वहीं के रास्तों पर वे विचरण किए। यानी तीनों चीज़ें इंग्लैंड ने कवि को प्रोवाइड की। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डिड इंग्लैंड डू टू द पोइट्स बॉडी? पोइट्स के बॉडी यानी शरीर के संदर्भ में इंग्लैंड ने क्या की? तो ए बी सी डी, इट बोर हिम, इट सेप्ड हिम, इट मेड हिम अवेयर, ऑल ऑफ द एबव। तो 20 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी इंग्लैंड की धरती ने उन्हें जन्म दी, शेप्ड हिम आकार दी या तराशी, इट मेड हिम अवेयर और उसे जानकार बनाई, जानकार। ठीक है ना, बुद्धिजीवी यानी सोचने समझने की क्षमता प्रदान की। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। 21 नंबर क्वेश्चन है, द लाइन बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग डैश ईयर। यह एक लाइन है, ठीक है ना, कविता का, और इसमें भरा जाएगा इंग्लिश। क्या भरा जाएगा? इंग्लिश। 21 नंबर का डी ऑप्शन इंग्लिश एयर होगा, इंग्लिश। ठीक है ना। तो ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स, ठीक है ना, ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, यानी वहीं पर वहीं के इनहेबिटेंट रहे, वहीं के निवासी रहे, वहीं के इंग्लिश एयर में वे सांसें लिए, अपने प्राण को संजोग करके रखें, उनका अस्तित्व वहीं बना रहा, उसी इंग्लैंड के कंटक में, बॉडी में। यानी कंटक का प्रयोग यहाँ पर उनके जन्मस्थली के लिए किया गया है, रग्बी वॉर्विकशायर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बी सी, कनाडियन, इंडियन, इटालियन, ये तीनों ऑप्शंस क्या है? इनकरेक्ट है भाई। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन पे आइए। द लाइन
वॉस्ड बाय वीवर्स ब्लिस्ड बाय सन्स ऑफ डैश। यहाँ पर होम हो जाएगा आंसर ए, ठीक है ना, होम। वॉस्ड बाय रिवर्स ब्लिस्ड बाय सन्स ऑफ होम, ठीक है। तो स्टोर रूम, ब्लू स्काई, गॉड्स क्रिएटेड, तीनों गलत ऑप्शन से हैं, ठीक है। यानी यहीं के नदियों में मैंने अपने दोस्तों के साथ स्नान किए, आनंदित हुए और आकाश गंगा में निहित तारों, सूरज, चंद्रमा के प्रताप से, आशीर्वाद से हमारे घर जगमगाए, हमें रोशनी प्रदान किए, अंधेरे को दूर किए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका ए। उसके बाद 23rd नंबर क्वेश्चन है कि वी डू नॉट लाइक वॉर्स बिकॉज, हम लोग युद्ध को नहीं पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि इट टेक्स अवे ए लॉट, क्योंकि इससे बहुत क्षति होती है, एंड गिव्स फ्यूटिलिटी, और बहुत कम प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो आपका ए ही आंसर सही हो जाएगा कि इट टेक्स अवे लॉट, बहुत कुछ लेकर के युद्ध जो है वह चला जाता है, लेकिन हमें प्राप्त क्या होता है? फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी बहुत कम और नहीं के ही बराबर, ठीक है ना। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ मैडनेस, गलत। इट इज़ ऑलवेज वेक्सेशन इन पीस एंड प्रोग्रेस, गलत। उसके बाद 24th नंबर क्वेश्चन है द लाइन इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट डैश। देखिए, कवि का कहना था कि यदि मैं मर भी जाऊं तो आप मेरे बारे में स्वयं इतना ही समझिएगा कि मैं जिस भूमि पर मरूं या मेरा पार्थिव शरीर जिस भी भूमि पर शहीद हो तो वह एक इंग्लैंड का पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और वह इंग्लैंड का पार्ट जो रिच अर्थ है, एक उसका जो मृत्यु है वो रिच अर्थ पर होगा, ठीक है ना। यानी उसका जो पार्थिव शरीर रहेगा, वहाँ की जो भूमि होगी वह रिच अर्थ ही होगी। और मैं जब मेरा पार्थिव शरीर मर जाएगा, मिट जाएगा और सर के गल करके मिट्टी के अंदर दफन हो जाएगा, तो मैं भी उस धरती का, उस रिच धरती का रिचर डस्ट हो जाऊंगा, ठीक है ना। तो उसी में हिजन अपने आप को रखूँगा। हिजन मतलब क्या? कंसील्ड। तो यहाँ पर बी कंसील्ड हो जाएगा आंसर। तो लाइन इन दैट रिच अर्थ रिचर डस्ट कंसील्ड, ठीक है। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट है। इंस्पायर्ड, ओपेंड, स्प्रिंकल्ड, ए सी डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। 25 नंबर डस्ट स्टैंड्स फॉर द डस्ट। डस्ट किसके लिए यूज़ किया गया है? तो सोल्जर के लिए। किसका डस्ट मिलेगा रिच अर्थ में? तो सोल्जर का, ठीक है ना। सोल्जर का जो पार्थिव शरीर है वह मिट्टी में गल जाएगा, ठीक है ना, मिट जाएगा, अस्तित्व विहीन हो जाएगा, वह एक डस्ट का रूप लेगा। तो डस्ट सोल्जर के लिए इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद 26 नंबर द पोम द सोल्जर इज़ ए डैश। द पोम जो सोल्जर है वह क्या है? एक सोनेट है। और सोनेट क्या है? तो 14 लाइंस का एक कविता होती है जिसमें 8 और 6 लाइंस का अलग अलग 2 स्टांजाज होता है, ठीक है ना। और इसमें 14 लाइन बताए थे, 14 लाइंस। तो 14 लाइंस में जो 8 लाइंस है, द फर्स्ट 8 लाइंस, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्टेट, ठीक है ना। और जो लास्ट 6 लाइंस है उसको हम लोग कहते हैं सेस्टेट, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप लोग, सोनेट है, ओड नहीं है, ना तो ड्रामा है, ना तो इपिक है, ठीक है ना। तो 26 का बी। अब देखिए द राइटर्स ऑफ द सोनेट्स आर कॉल्ड। सोनेट्स का जो राइटर्स हैं क्या कहलाते हैं? तो आंसर ए हो जाएगा सोनेटियर्स। क्या हो जाएगा? सोनेटियर्स। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बी सोनेटर्स, सी ऑटोबायोग्राफर,
डी प्लेराइट गलत ऑप्शन है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, ए पोम कंसिस्टिंग ऑफ डैश लाइन्स इज ए सोनेट, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सोनेट कितने लाइन्स की होती है, तो 14 आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट डैश लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव या ऑक्टेट, यानी जो 14 लाइन्स की जो पोएम होती है सोनेट, उसमें जो फर्स्ट 8 लाइन होती है, फर्स्ट 8 लाइन्स, ठीक है, उसे हम लोग ऑक्टेव कहते हैं या ऑक्टेट कहते हैं। तो यहाँ पर 29 का डी आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, द लास्ट डैश लाइन्स यानी 6 लाइन्स आर कॉल्ड सेस्टेट, और जो लास्ट 6 लाइन्स है उसे हम लोग सेस्टेट कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा 30 का सी। 31 नंबर, डेथ इज इनएविटेबल, डैश इज इनएविटेबल, शो द पोएट इज नॉट अफ्रेड ऑफ डैश। अब देखिए दोनों जो ब्लैंक्स है उसका एक ही आंसर डेथ होगा। डेथ इज इनएविटेबल यानी अनिवार्य है, निश्चित है। मृत्यु क्या है, निश्चित है, सर्टेन है, और इसीलिए पोएट जो है वह डेथ से वह अफ्रेड नहीं होता है, वह भयभीत नहीं होता है। ठीक है ना। 31 का डी आपका आंसर हो जाएगा दोनों ब्लैंक्स में, डेथ डेथ डेथ। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा है, महत्वपूर्ण है ये। इसमें जो है कुछ लाइंस दिए हैं, चुनिंदा लाइंस दिए हैं कविता का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे याद कर लीजिए, ये सारी लाइंस को देख लीजिए, ताकि क्वेश्चन पेपर में इस तरह का लाइन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, आप जान जाएंगे कि यह द सोल्जर कविता का ही लाइन है, रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा रचा गया है। तो लाइन जो है बोलते हैं, इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, पहला लाइन हो गया। तो यह एक एक्सर्प्ट है, यह एक लाइन है। ठीक है ना। इन दैट रिच अर्थ अ रिच डस्ट कॉन्सिल्ड, यह भी एक लाइन है। ए पल्स इन द इटरनल माइंड, इटरनल माइंड, तो ये थर्ड लाइन है। उसके बाद इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, ये फोर्थ लाइन है। तो 4 लाइंस महत्वपूर्ण यहाँ पर मेंशन किए हैं, इसे आप देख लें कि ये सारे लाइंस, ये सारे एक्सर्प्ट्स, उद्धरण, ठीक है, द सोल्जर से उद्धृत है, रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा रचित है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी आंसर, 32 का ऑप्शन सी, द सोल्जर का ये सारी लाइंस हैं। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन, द वर्ड इटर्नल एंड कॉन्सिल्ड मीन व्हाट, इटर्नल मीन्स क्या और कॉन्सिल्ड मीन्स क्या होता है। तो इटर्नल मतलब होता है फॉरएवर, मतलब हमेशा के लिए, ठीक है, और कॉन्सिल्ड मतलब होता है हिडन, मतलब गुप्त या छिपा हुआ। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, इटर्नल मीन्स फॉरएवर और कॉन्सिल्ड मीन्स हिडन। तो 33 का ए ऑप्शन करेक्ट है। तो बी सी डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन, ऑल माई रोंग थिंग्स दैट आई हैव डन विल बी आफ्टर माई डेथ डैश। कवि का मानना है कि जितने भी मैंने पाप कार्य किए अपने जीवन में, वे सारे पाप धुल जाएंगे यदि मैं अपने देश के खातिर, अपने देश के स्वाभिमान के प्रति मैं शहीद हो जाऊं, मैं मर जाऊं। तो यहाँ पर धुल जाना यानी वॉस्ट अवे। तो 34 का ए आंसर करेक्ट है, बी सी डी इनकरेक्ट है, रिमूव्ड ऑब्लिटरेटेड कम बैक। 35 नंबर क्वेश्चन, द लाइन इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ डैश फील्ड। पहला लाइन है कविता का, यदि मैं मर जाऊं तो मेरे विषय में इतना ही सोचना कि मेरा जहाँ पार्थिव शरीर रहेगा, ठीक है ना, जहाँ शहादत को मैं प्राप्त करूँगा, वह इंग्लैंड का ही वह फील्ड हो, वह इंग्लैंड का ही भूमि होगा। ठीक है ना, जहाँ भी जिस फॉरेन कंट्री में मैं मरूँ, जिस फॉरेन फील्ड में मैं मरूँ, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी फॉरेन फील्ड। देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड। ठीक है ना, फॉरेन मतलब क्या था, विदेशी, और फील्ड मतलब भूमि, यानी
जहाँ भी मैं मर जाऊँ, जिस भी फॉरेन फील्ड पे, विदेशी भूमि पर मैं मरूँ, वह विदेशी भूमि वह इंग्लैंड का पार्ट होगा। ठीक है ना, चूँकि पार्थिव शरीर उसमें मेरा होगा और मेरा जो पार्थिव शरीर है वह किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो इंग्लैंड के द्वारा। ठीक है, तो 35 का सी। 36 नंबर, द लाइन ए डैश इन द इटरनल माइंड नो लेस। अब देखिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, एक लाइन है, महत्वपूर्ण है, पल्स, PULSE, पल्स, ए पल्स इन द इटरनल माइंड। कहने का मतलब वैसी यादें जिसका कभी अंत नहीं हो, जो इटरनल माइंड में सुरक्षित रहे, संचित रहे। कहने का मतलब कभी यदि अपने देश के खातिर मिट जाते हैं, मर जाते हैं, शहादत को प्राप्त करते हैं, तो इनका शहादत, इनकी कुर्बानी वह हमेशा इंग्लैंड के वासियों में व्याप्त रहेगा, एक इटरनल माइंड में एक थिरकन बन कर के रहेगा। मेरी यादें वह उभरते रहेगा इन फ्यूचर ऑलवेज। ठीक है, तो यहाँ पर पल्स हो जाएगा, PULSE। यहाँ पर जो ऑप्शन ए देख रहे हैं प्लस है, वो PLUS। ठीक है ना, तो A, C, D ऑप्शन इनकरेक्ट है। 36 का हो जाएगा B। 37 नंबर क्वेश्चन, द लाइन अ पल्स इन द डैश माइंड नो लेस। फिर वही क्वेश्चन का रिपीटेशन है, लेकिन फ़र्क है कि उसमें ब्लैंक्स दे दिया था पल्स के सामने, यहाँ पर दिया हुआ है इटरनल के सामने। ठीक है ना, तो यहाँ पर इटरनल भरा जाएगा। 37 नंबर, पेरीफेरल, इंटरनल, एक्सटर्नल गलत है, हो जाएगा इटरनल। ठीक है ना, तो पेरीफेरल मतलब होता है कंप्यूटर से रिलेटेड, जैसे हम लोग कहते हैं पेरीफेरल डिवाइस। इंटरनल मतलब होता है आंतरिक, एक्सटर्नल मतलब बाह्य, इटरनल मतलब होता है फॉरएवर, सर्वदा। ठीक है, तो 37 का D। 38 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेंट बाय ए पल्स इन द इटरनल माइंड। इसका मतलब क्या होता है पल्स इन द इटरनल माइंड, तो अभी तुरंत हम बताए हैं। ए मेमोरी मतलब ऐसी यादें जो हमेशा कायम रहे, रिमेंस फॉरएवर। ठीक है, तो B, ए वेन इन द ब्रेन, हार्ट बीट, लव अफेयर। ये B, C, D ऑप्शंस इनकरेक्ट है। वेन मतलब नश, ब्रेन मतलब ब्रेन, ब्रेन में नश, इसका मतलब नहीं हुआ। हार्ट बीट दिल की धड़कन, इसका भी मतलब नहीं हुआ। लव अफेयर मतलब प्रेम प्रसंग, इसका भी मतलब नहीं हुआ। तो इसका मतलब हुआ ए पल्स इन द इटरनल माइंड का ए मेमोरी दैट रिमेंस फॉरएवर, ऐसी यादें जो हमेशा संरक्षित रहें। चूँकि वह अगर जो सोल्जर है, जो रपट पुरुष है, यदि मर जाएंगे तो उनका मेमोरी जो है इंग्लैंड वासियों के मस्तिष्क में हमेशा विराजमान रहेंगे। तो 38 का A। 39 नंबर का, द लाइन इन हार्ट्स एट पीस अंडर एंड डैश। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इंग्लिश हेवन, यानी इंग्लैंड को रपट पुरुष हेवन का दर्जा दिए, स्वर्ग का दर्जा दिए, कि वहाँ एक स्वर्गिक आनंद वहाँ प्राप्त होता है इंग्लैंड में। ठीक है ना, वहाँ के लोग शांति प्रिय ढंग से रहते हैं, उन्नत जिंदगी व्यतीत करते हैं, सबों में पीस व्याप्त है, सभी के हार्ट्स में पीस व्याप्त है। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश हेवन की बात किया जा रहा है। 39 का B, हेवन मीन्स स्वर्ग। तो इंग्लिश लैंग्वेज, टावर ऑफ साइलेंस, अम्ब्रेला, ये तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। ठीक है ना, टावर ऑफ साइलेंस आप पढ़े होंगे, जिसका हिंदी होता है दखमा। ठीक है, फायर हिम कविता में टावर ऑफ साइलेंस का वर्णन किया गया है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, द लाइन हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स डैश एज हर डैश डे, नो हर डे। अब यह भी एक कविता का लाइन है। कहा जा रहा है कि इंग्लैंड के ही बारे में, कि इंग्लैंड के जो साइट्स हैं, यानी देखी हुई साइट्स एंड साउंड्स, और सुनी हुई आवाज़ें, यानी देखी हुई दृश्य और सुनी हुई आवाज़ें इंग्लैंड की, वह हमेशा सोल्जर रपट ब्रुक के मस्तिष्क में व्याप्त रहेगा। ठीक है, आँखों में सुरक्षित रहेगा, और उनके आँखों में जो सजाए हुए सपने हैं, हैप्पी ड्रीम्स है, वह उसी तरह प्रिय है जैसे कि इंग्लैंड का एक दिवस बहुत ही प्रिय और सुहाना मनोरंजित होता है।
तो यहाँ पर हैप्पी ड्रीम्स हो जाएगा, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। ठीक है, तो यहाँ पर 40 का ए हैप्पी, बी शनी डेवलप्ड और डी शट, तीनों ऑप्शंस इनकरेक्ट है। 41 नंबर क्वेश्चन, द पोइट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिजरीज ऑफ डैश एंड शोज द ग्रेट लव फॉर हिज डैश। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस का एक ही में हम कलेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, समावेशन कर दिए हैं। तो पहला सोल्जर जो कविता है, द सोल्जर, उसमें किस चीज़ के प्रभाव के मिजरीज का वर्णन किए हैं, और एंड सोज द ग्रेट लव फॉर हिज डैश, और किसके प्रति ग्रेट लव दर्शाए हैं। अब देखिए, बढ़िया से क्वेश्चन समझ लीजिए। पहले सोल्जर में कभी वॉर यानी युद्ध से उत्पन्न भयावह स्थितियों, परिस्थितियों, मजबूरियों, दुखों के बारे में डिपिक्ट किए हैं, वर्णन किए हैं। ठीक है ना, और अपने कविता में मदरलैंड के प्रति ग्रेट लव एंड अफेक्शन एग्जिबिट किए हैं, प्रदर्शित किए हैं। तो 41 का आंसर ए हो जाएगा, वॉर मदरलैंड। पहला ब्लैंक में वॉर भरा जाएगा, दूसरा ब्लैंक में मदरलैंड भरा जाएगा, मातृभूमि। ठीक है, उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि ब्रुक इंस्पायर्ड पेट्रियोटिज्म इन डैश फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ब्रुक जो है पेट्रियोटिज्म की भावना जागृत की है। ठीक है ना, इनकी कविताओं से अन्य सोल्जर्स को एक इनकरेजमेंट मिला, एक क्या कह सकते ऑडिशस एक अटेम्प्ट मिला, एक कह सकते हैं एक जुनून मिला। तो ब्रुक साहब फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, यानी शुरुआती दौर, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था 1914 में, तो 1914 के शुरुआती दौर में अर्लियर स्टेज में कविताओं को लिखें। उनके कविताओं से बहुतों लोग प्रेरित हुए। उनके जितने भी सोल्जर्स जो डिसहर्टेंड हैं, हर्टेंड हुए, ठीक है ना, उनमें साहस उपजा, उसमें लड़ने की प्रवृत्ति जागृत हुई। ठीक है ना, दुश्मनों के प्रति वे अपने साहस को जुटा पाएं लड़ने के उद्देश्य से। तो उनकी कविताएं बहुत ही इंस्पिरेशन का केंद्र रहा, पेट्रियोटिज्म का केंद्र रहा फर्स्ट वर्ल्ड वार के शुरुआती दौर में। ठीक है ना, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, अर्ली। क्या हो जाएगा? अर्ली। और बी सी डी इस तरह से रॉन्ग ऑप्शंस है, मिडल, लेट और लास्ट। तो दोस्तों यह था 42 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ये सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा 42 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, द सोल्जर कविता का। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसे आप बेहतर ढंग से पढ़ें, तैयारी करें। ठीक है, इससे क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है बिहार बोर्ड के क्लास 12 के लिए। तो इसलिए इसे आप ध्यानपूर्वक, प्रेमपूर्वक पढ़ें। ठीक है, और इसका आनंद लें। यदि कोई भी कष्ट आपको इससे हो या दिक्कत का अनुभूति आप महसूस करें तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8877376667। इस पर आप कनेक्ट हों और जो भी प्रॉब्लम है, समस्याएं, वह भेजें। मैं उसका सॉल्यूशन, मैं उसका हल आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।
They would not have killed you to get your rings of precious